चैप्टर क्या है? कैपिटल गेन। क्या चैप्टर का नाम है? कैपिटल गेन। मतलब प्रॉफिट। गेन मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। इसका डिफिनेशन पहले समझो। एनी प्रॉफिट और गेन। क्या डिफिनेशन है? एनी प्रॉफिट और गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। ये डिफिनेशन है किसका? कैपिटल गेन चैप्टर का। इसमें मेन पॉइंट देखोगे तो 3 है। देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स। क्या होना जरूरी है? कैपिटल एसेट्स होना जरूरी है। दूसरा बात, इट मस्ट बी ट्रांसफर इन प्रीवियस ईयर। ये ट्रांसफर होना चाहिए। अब यहाँ पे ट्रांसफर का मतलब मोटा मोटी समझो तो सेल, लेकिन सिर्फ सेल नहीं होता है। ट्रांसफर के अंदर में बहुत कुछ आता है। ट्रांसफर इंक्लूड सेल्स, एक्सचेंज, ट्रांसफर इंक्लूड कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, है ना। ये सब क्या है? किसके अंदर में आता है? ट्रांसफर। तो मोटा मोटी समझो तो क्या? सेल। मोटा मोटी समझो तो सेल। प्रॉफिट और गेन क्या होना चाहिए? प्रॉफिट या फिर गेन होना चाहिए। प्रॉफिट इंक्लूड्स नेगेटिव प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्लूड्स नेगेटिव प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर में नेगेटिव प्रॉफिट को भी क्या किया जाता है? कंसीडर किया जाता है। किसके अंदर में? मतलब प्रॉफिट बोल रहे हैं, डजंट मीन कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। तो नेगेटिव प्रॉफिट को ही क्या बोला जाता है? लॉस। क्या बोला जाता है? लॉस। चलेगा। देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स। क्या होना जरूरी है? कैपिटल एसेट्स। अब बात आता है कैपिटल एसेट्स किसको बोला जाता है? तो कैपिटल एसेट मींस वो सारी एसेट्स जो कि बिजनेस यूज या फिर पर्सनल यूज के लिए रखा गया है, एक्सेप्ट दिस फॉलोइंग। इन सबको छोड़ के, इन सबको छोड़ के बाकी सारे एसेट्स को कैपिटल एसेट्स बोला जाता है। क्या बोले? फिर से बोलो। इन सारे चीजों को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स को क्या बोला जाता है? कैपिटल एसेट्स बोला जाता है। इन सारे चीजों मतलब जैसे स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, जिस चीज में खरीद बिक्री हो रहा है, जिसको बार बार खरीद रहे हैं, रेकरिंग नेचर पे बार बार बेच रहे हैं, बार बार खरीद रहे हैं, बार बार बेच रहे हैं, दैट शुड बी कंसीडर्ड टू बी स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट। अब पर्सनल इफेक्ट क्या होता है? समझो। कोई सामान अगर हम खरीदे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, लाइक दिस फर्नीचर, फर्नीचर खरीदे हैं बैठने के लिए, यूज करने के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए, है ना। फिर 2-3 साल बाद ये खराब होने लगा है तो हम इसको क्या कर दिए? बेच दिए। तो यहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा किसके अंदर में? कैपिटल एसेट्स के अंदर में। किसके एसेट्स में? कैपिटल एसेट्स के अंदर में। लेकिन पर्सनल इफेक्ट के अंदर में, अब कोई बोलेगा कि हम ज्वेलरी खरीदे हैं, गोल्ड खरीदे हैं, क्या करने के लिए? पर्सनल यूज करने के लिए, और उसके बाद उसको बेचेगा, तो वहां से लेकिन जो ट्रांसफर होगा, वहां से जो प्रॉफिट होगा, दैट शुड बी कंसीडर टू बी अ कैपिटल एसेट्स। क्या मान लिया जाएगा उसको? कैपिटल एसेट्स। मतलब फिर से समझो, कैपिटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग दिस, ये सब चीज को छोड़ के, है ना, पर्सनल इफेक्ट को छोड़ के, लेकिन पर्सनल इफेक्ट एक्सक्लूड दिस, ज्वेलरी, है ना, वर्क ऑफ आर्ट, है ना, कोई भी स्कल्पचर और कोई भी पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब चीज पर्सनल इफेक्ट के अंदर में नहीं आती है। मतलब ये सब चीज कैपिटल एसेट्स के अंदर में आती है। फिर से बोलते हैं, इसका एक्सेप्शन ये है। इसका एक्सेप्शन ये है, मतलब कि इसका, ये किसका पार्ट है? कैपिटल एसेट्स का। मतलब कि ड्राइंग, ज्वेलरी बेच के अगर प्रॉफिट जनरेट होगा तो उसको कंसीडर किया जाएगा किसके अंदर में? कैपिटल एसेट्स के अंदर में। चलेगा। कोई एग्रो लैंड है रूरल एरिया में, कहाँ पे? रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसको भी एग्रीकल्चर माने कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता है। किसको कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता है ना। कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड है, कुछ गोल्ड बॉन्ड है ना, कुछ बियरर बॉन्ड है, इन सबको भी क्या नहीं माना जाता है? कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता है। फिर से बोलते हैं, प्रॉफिट इंक्लूड्स नेगेटिव प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्लूड्स नेगेटिव प्रॉफिट, है ना। फिर ट्रांसफर मींस सिर्फ ट्रांसफर,
नहीं, ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम या फिर कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट या रिलिंक्विशमेंट या एक्सटिंग्विशमेंट, ये सब किसके अंदर में आता है? ट्रांसफर का डिफिनेशन के अंदर में आता है। किसके अंदर में आता है? ट्रांसफर के डिफिनेशन के अंदर में। फिर आता है कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स इंक्लूड्स एवरी एसेट्स, है ना, विच इज होल्ड फॉर पर्सनल यूज या फिर ऑफिस यूज या बिजनेस यूज, एक्सक्लूडिंग दिस फॉलोइंग स्टॉक, पर्सनल इफेक्ट। लेकिन पर्सनल इफेक्ट का कुछ एक्सेप्शन ये है। ज्वेलरी क्या होता है? जैसे सपोज करो कि कोई भी प्रीशियस मेटल का कुछ भी चीज हम पहने हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो प्लेटिनम हो, है ना, चाहे कोई प्रीशियस स्टोन हो। प्रीशियस स्टोन जैसे जैसे डायमंड या फिर पन्ना या फिर क्या बोलते हैं, नीलम, ये सब प्रीशियस स्टोन है। एक एक स्टोन का दाम जो है 1-1 लाख रुपए, 1-1.5 लाख रुपया। तो ये सब जो है, ये सब क्या है? ज्वेलरी के अंदर में आता है। दैट मीन्स ये सब को कोई कोई किस लिए रखता है? गोल्ड ज्यादा आदमी क्यों खरीद के रखता है? इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ताकि जब उसका दाम क्या होगा, मार्केट में बढ़ जाएगा, तो हम इस चीज को क्या कर देंगे? बेच देंगे। क्या कर देंगे? बेच देंगे। इसलिए ही क्या होल्ड करके रखते हैं हम लोग? ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, है ना। तो ये सब मेरा पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शन है। हाँ, घड़ी खरीदे हैं तो नहीं। अच्छा, पूजा के लिए हम अगर कोई देवी देवता को खरीद कर लाए हैं सोना का, क्या वो ज्वेलरी माना जाएगा? द आंसर इज हाँ, माना जाएगा, है ना। गोल्ड कॉइन फॉर पूजा पर्पस इज कंसिडर टू बी अ ज्वेलरी। क्या माना जाएगा? हाँ, कोई बर्तन बनाया है सिल्वर का, कि हर एक बर्थडे को सिल्वर के कटोरी में ही खाएंगे हर एक, है ना, तो वो क्या ज्वेलरी माना जाएगा? आंसर उसको ज्वेलरी के अंदर में नहीं रखा गया है, वो पर्सनल इफेक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कोई एक पर्टिकुलर यूटेंसिल्स है जो कि पर्पसली क्या किस लिए बनाया गया है? अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया गया है। बर्तन को किसको, और उसको यूज किया जा रहा है किस पर्पज से? अपने पर्सनल पर्पज के लिए, तो उसको यूटेंसिल्स ही माना जाएगा और उसको ज्वेलरी के अंदर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। चलेगा। अब बात आता है कि देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स। क्या होना चाहिए? कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। कैपिटल एसेट्स में बी ऑफ टू टाइप। कैपिटल एसेट्स कितना टाइप का हो सकता है? दो। कौन कौन सा? एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। कितना टाइप के कैपिटल एसेट्स? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स वो कैपिटल एसेट्स जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स नहीं है। क्या बोले? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स वो एसेट्स है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स नहीं है। इट मींस कि इसको डिफाइन करेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स जिसको जल्दी से सेल कर दिया जाता है विथ इन 36 मंथ, विथ इन 36 मंथ। जिस एसेट्स को विथ इन 36 मंथ क्या कर दिया जाए? सेल कर दिया जाए, दैट शुड बी कंसीडर टू बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। क्या बोला जाएगा? या फिर उसको होल्ड किया गया है 36 महीना से कम के लिए। कितना महीना से कम के लिए? 36 महीना से। जैसे एक कट्ठा जमीन खरीदे, 2 साल बाद उसको बेच दिया, है ना, है ना, 2 साल के अंदर अंदर उसको बेच दिए या 1 साल के अंदर अंदर उसको क्या कर दिए? बेच दिए। तो वहां से प्रॉफिट जनरेट हुआ, बट इट इज नॉट माई गुड्स। उसको हम बार बार खरीदते बेचते नहीं है। इट शुड बी कंसिडर टू बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। हाँ, वही 5 साल बाद बेचते तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होता। क्या होता? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होता। अच्छा, अगर इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कौन सा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो टाइम पीरियड जो है वो 24 मंथ का हो जाता है। कितना मंथ का? लेस देन 24 मंथ, लेस देन 24 मंथ। कब इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा? तब कितना दिन का टाइम पीरियड? लेस देन 24 मंथ, लेस देन 20, सब लेस देन है ना। अच्छा, इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज 12 मंथ। जैसे शेयर मार्केट में जो भी शेयर खरीदा और बेचा जाता है उसको बोला जाता है लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। क्या बोला जाता है? लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। उसको अगर 12 मंथ के अंदर अंदर बेच दिए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। अगर 12 मंथ के बाद बेचना है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। फिर से बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स वो कैपिटल एसेट्स है जिसको 36 महीने के अंदर अंदर क्या कर दिया जाए? बेच दिया जाए। क्या कर दिया जाए? बेच दिया जाए। फिर 36 महीने से कम अपने पास होल्ड किया जाए, दैट शुड बी कंसीडर्ड टू बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। अगर 36 महीने के अंदर कोई भी एसेट्स हो, 36 महीने के अंदर बेच दिया। अच्छा, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी? लाइक लैंड, लाइक बिल्डिंग, है ना, दिस ऑल आर इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में या फिर अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के केस में, किसके केस में बोलो?
इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में या फिर अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के केस में पीरियड कितना हो जाता है, लेस देन 24 मंथ, लेस देन तब शॉर्ट टर्म माना जाएगा, अगर मोर देन 24 मंथ हो गया तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जब बोल रहे हैं ना, इट कंसीडर म्यूचुअल फंड ऑल्सो, है ना। एडवर्टीजमेंट दिखता होगा, सचिन को बोलता है कि बीच में डटे रहने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेबल रहना पड़ेगा, है ना। तो लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज या यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड अगर 12 महीना से ज्यादा होल्ड करके रख लिए, दैट शुड बी कंसीडर्ड टू बी अ लॉन्ग टर्म, और 12 महीना से कम रखे हैं तो शॉर्ट टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो क्या है, लॉन्ग टर्म है। क्या है, लॉन्ग टर्म। अच्छा, अब डिफिनेशन आता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसको बोलते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेच रहे हैं, अब प्रॉफिट हो रहा है, चाहे प्रॉफिट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दैट शुड बी कंसीडर्ड टू बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बेच के जो प्रॉफिट होगा दैट शुड बी कंसीडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स बेच के जो प्रॉफिट होगा दैट शुड बी कंसीडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। चलेगा, फिलहाल तो अभी हम लोग को यही पढ़ना है, यही डिफिनेशन है, इतना डिफिनेशन तुमको क्या करना है, नोट डाउन करना है। फिर से बोलते हैं क्या क्या पढ़े हम लोग, क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, कैपिटल गेन, है ना। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। हम ट्रांसफर की जगह पे सेल बोल सकते थे, लेकिन सेल बोला नहीं गया क्योंकि ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम, रिलिंग्विशमेंट और कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, है ना, या फिर कोई राइट जो छोड़ दिया गया है, वो सब ट्रांसफर के अंदर में आता है। एक प्योर डेफिनेशन है किसका, ट्रांसफर का, सेक्शन 247 के अंदर में। किसके अंदर में, सेक्शन 247 के अंदर में। अब बात आता है कैपिटल एसेट्स किसको बोला जाता है। कैपिटल एसेट्स इंक्लूड्स एवरी एसेट्स व्हिच इज हेल्ड फॉर आइदर पर्सनल पर्पस और फॉर बिजनेस पर्पस, एक्सक्लूडिंग दिस फॉलोइंग स्टॉक, पर्सनल इफेक्ट, एग्रो लैंड, गोल्ड, है ना, कुछ कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड है, वो सब हम अभी नाम दे देंगे तुमको। फिर हम लोग पढ़े क्या चीज कि पर्सनल इफेक्ट का कुछ एक्सेप्शन है, लाइक ज्वेलरी, आर्ट ऑफ वर्क, ड्राइंग, स्कल्पचर, ये सब क्या है, पेंटिंग, ये सब एक्सेप्शन है, माने ये सब कैपिटल एसेट्स है, ये सब कैपिटल एसेट्स है। फिर आता है कैपिटल एसेट कितने टाइप का, दो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कौन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स वो है जो कि 36 महीना के अंदर अंदर हम लोग बेच दिए हो, या फिर इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज 24 मंथ के अंदर अंदर बेच दिया हो। बट इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हम लोग 12 मंथ के अंदर अंदर उसको क्या कर दिए हो, बेच दिए हो। चलेगा यहाँ तक। देखो एक बार क्या क्या नोट डाउन करना है तुमको, क्या पढ़े सबसे पहले हम लोग, कैपिटल गेन, है ना, एज पर सेक्शन 45(1), है ना, प्रॉफिट और गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ, यही डिफिनेशन लिखवाए थे हम बोर्ड पे। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देयर मस्ट बी अ प्रॉफिट और गेन, क्या होना जरूरी है, प्रॉफिट और गेन होना जरूरी है। किस चीज से होना जरूरी है, ट्रांसफर से, और इट देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स, है ना। तो स्ट्रेस में क्या लिखा हुआ है, देखो ये तीन तो लिखना है। देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स, क्या होना जरूरी है, कैपिटल एसेट्स होना जरूरी है। द एसएससी ट्रांसफर सच कैपिटल एसेट्स, और उस एसेट्स को ट्रांसफर होना जरूरी है। और देयर मस्ट बी अ प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट इंक्लूड्स नेगेटिव प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर में क्या इंक्लूड करते हैं, नेगेटिव प्रॉफिट। चलेगा ये। बेसिस ऑफ चार्ज क्या होता है कि टैक्सेबिलिटी कैसे किया जाता है। तो जनरली क्या होता है कि कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर में जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उसी ईयर में टैक्सेबिलिटी हो जाता है। बट देयर आर सर्टेन केसेस, जैसे मानो कि गवर्नमेंट कंपलसरी एक्विजिशन कर ली मेरे जमीन को, है ना, लेकिन उसका जो पेमेंट है ना, उसका जो भी पैसा रिफंड करेगा वो हमको 2 साल बाद कर रही है। तो मेरे पास पैसा नहीं, हम झूठों का टैक्स भरेगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के पास, मेरे पास पैसा जब आएगा तब हम टैक्स भरेंगे, है ना। तो ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कभी कभी चेंज हो सकता है, जब कंसीडरेशन रिसीव होगा तब। कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, तब हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। जनरली कब रिकॉर्ड होता है, प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर में एसेट्स क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जिस ईयर में एसेट्स। तो ऐसे लिखोगे तुम लोग, कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड इन द प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट्स इज ट्रांसफर। However, in some cases, capital gain is taxable in the previous year in which the consideration is received. जिस ईयर में पैसा रिसीव हुआ है
उस ईयर में हम लोग टैक्सेबिलिटी देंगे। मानो 2019 में गवर्नमेंट ने मेरा जमीन ले लिया मेरे से, लेकिन उसका पेमेंट 2024 में किया है ना? तो हमको पेमेंट कब रिसीव हुआ? 24 में। तो टैक्सेबल कब है? 24 में कि 19 में? 24 में, जब कंसिडरेशन रिसीव होगा तब, है ना? अदरवाइज अगर हम 19 में ही बेचे हैं, 19 में ही कंसिडरेशन रिसीव भी हो गया, तब इंश्योरेंस क्लेम के केस में, मानो मेरा गोडाउन में नहीं, कुछ एसेट्स वैसेट जल गया मेरा, या फिर घर पूरा जल के राख हो गया, तो क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किए, वो 3 साल बाद पैसा दी, तो जब क्लेम रिसीव होगा तब मेरे हाथ में क्या होगा? टैक्सेबिलिटी आएगा। समझ में आया? जनरली कब होता है? जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उस ईयर में। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे कंपनसेशन रिसीव होगा तब कैपिटल गेन अराइज होगा, तब उस ईयर में टैक्सेबिलिटी चार्ज किया जाएगा। rather than previous year in which the transfer took place, compulsory acquisition by the government. ठीक है? अच्छा, capital assets means any kind of property held by the assessee whether or not connection with the business, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, कोई जरूरी नहीं है। इवन पर्सनल यूज के लिए भी गोल्ड खरीद के रखे हैं तो दैट शुड बी कंसीडर्ड टू बी अ कैपिटल एसेट्स, उसको क्या माना जाएगा? तो ये पॉइंट लिखोगे, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर व्हिच आर, ये एक बार लिख लोगे। देखो यहां से लिखोगे, ये पॉइंट लिखोगे और उसके अंदर ये लिखोगे, बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, माने ये सब चीज को इंक्लूड नहीं करता है। तो किस चीज को इंक्लूड नहीं करता है? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो सामान हम खरीदते हैं बेचने के लिए, जो सामान हम खरीदते हैं तो वो तो बिजनेस का पैसा है, वो जो प्रॉफिट होगा उसमें हम हम बुक शॉपकीपर है, तो हम बुक खरीदते हैं किस लिए? बुक को बेचने के लिए। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है ये कैपिटल गेन के अंदर में चार्जेबल नहीं होगा, ये चार्जेबल होगा पीजीबीपी के अंदर में। किसके अंदर में? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा क्या है? बिजनेस है। हाँ, जो चीज हम खरीदे हैं यूज करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और उसको बेच रहे हैं तो वो कंसिडर किया जाएगा कैपिटल गेन के अंदर में। चले गए यहाँ तक? अच्छा, तो एक तो हो गया, एक नंबर स्टॉक इन ट्रेड, ये एक लाइन लिख लोगे, है ना? फिर पर्सनल इफेक्ट मींस एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा कैसा प्रॉपर्टी, मतलब कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर हम बिल्डिंग खरीदे हैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, रहने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो भी वो कैपिटल गेन माना जाएगा, कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि पर्सनल यूज के लिए खरीदे हैं, जैसे जूता, कपड़ा, है ना, घड़ी, ये सब, चश्मा, ये सब मेरा क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या है? जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए क्या किए थे? खरीदे थे। फर्नीचर, फ्रिज, कार अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदे थे, मूवेबल है कि नहीं कार? तो मूवेबल है, पर्सनल यूज के लिए खरीदे हैं, तो उसको बेचेंगे तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, नहीं होगा, है ना? इन सब चीजों को बेच के कैपिटल गेन अराइज नहीं होता है ना? एक्सक्लूड बोला है ना, डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। अच्छा, बट एक्सक्लूड द फॉलोइंग, पर्सनल इफेक्ट एक्सक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या? ज्वेलरी, ऑब्वियसली बता चुके हैं कि ज्वेलरी मीन्स कोई भी चीज जो कि प्रीसियस मेटल से बना हो, लाइक गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट से बना हो, या फिर प्लेटिनम से बना हो, या फिर कोई भी प्रीसियस स्टोन उसमें इंक्लूडेड हो, वो सब इंक्लूड नहीं होगा। आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, पुराना पुराना जमाना का पैसा रखे हुए हैं, 1 पैसा, 2 पैसा, अठन्नी, चरन्नी सब रखे हुए हैं, है ना? तो वो आर्कोलॉजिकल कलेक्शन के अंदर में आएगा। ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर या एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सब किसका एग्जाम्पल है? पर्सनल इफेक्ट का। अब क्या बोला है देखो, स्ट्रेस में, an immovable property and jewelry held for personal use are not a personal effect. इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वही बिल्डिंग, घर, लैंड, ये सब खरीदे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो पर्सनल इफेक्ट के अंदर में कंसीडर, hence are to be treated as capital assets। क्या माना जाएगा उसको? कैपिटल एसेट्स। पर्सनल इफेक्ट इंक्लूड्स वियरिंग अपीयर, फर्नीचर, कार, साइकिल, स्कूटर यूज्ड बाय द एसएससी, वो सबको पर्सनल इफेक्ट बोला जाएगा। समझाने के लिए यहाँ पे बोला है, चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, है ना? तो ये बेटर रहेगा कि अभी तो समझ में आ जाएगा, है ना? 2 महीने बाद फिर कॉपी खोलेगा तो, है ना, वही होता है, खुल जा सिम सिम और फिर होम फट स्वाहा हो जाता है। ज्वेलरी इंक्लूड्स में इतना बड़ा तुमको लिखने का जरूरत नहीं है, तुम क्या लिखोगे? ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी प्रीसियस मेटल, और एनी प्रीसियस स्टोन, यहाँ पे ऐसे, और प्रीसियस स्टोन, सेमी प्रीसियस स्टोन, है ना? चलेगा? ये लिख लेना बस, जितना रेड से अंडरलाइन किए हैं उतना ही लिखोगे, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस वाले लिख लोगे कि अगर कोई यूटेंसिल्स है मेड ऑफ प्रीसियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर से अगर हम कोई बर्तन वगैरह बनाए हैं, है ना, विच आर यूजली
ओकेजनली, और ओकेजनली हम लोग का टाइम टू टाइम क्या होता है, बर्थडे में निकाल कर यूज करते हैं, उसमें खाना खाते हैं, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड टू बी अ पर्सनल इफेक्ट। लेकिन कोई भी गोल्ड, सिल्वर कॉइन बार यूज फॉर पूजा और ऑफ देवी देवता एज अ मैटर ऑफ प्राइड, है ना, और ऑर्नामेंटेशन, तो नॉर्मली नॉट इंटेंडेड फॉर पर्सनल एंड हाउसहोल्ड यूज, आर नॉट ऑफ पर्सनल इफेक्ट, हेंस इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट्स, है ना। गोल्ड वेल्ड रखे हैं, सोना का कॉइन रखे हैं, है ना, ईटा पत्थर उठा उठा के रखे हैं, ज्वेलरी के डब्बा के अंदर रख रख के, वो सब एग्रीकल्चर मैंने पर्सनल इफेक्ट के अंदर में नहीं आता है, और वो सब टैक्सेबल होता है। एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, बस इतना ही लिखोगे, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेना है खाली, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। गोल्ड बॉन्ड, है ना, गोल्ड बॉन्ड का नाम लिख लेना, 6.5% गोल्ड बॉन्ड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, तो कोई भी गोल्ड बॉन्ड हो तो वो सब क्या है, प्रश्न मतलब कैपिटल एसेट्स नहीं है, क्या नहीं है, कैपिटल एसेट्स नहीं है। स्पेशल बियरर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, टाइप कितना बोले, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स किसको बोलते हैं, इट मींस अ कैपिटल एसेट्स हेल्ड बाय द एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। एक्सेप्शन दो केस है, अगर लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, क्या है बोलो फिर से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्टेड एंड रिकॉग्नाइज, तुम खाली इतना लिखना, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज 12 मंथ, कितना मंथ, और इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन कौन सा फिर से बोलो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन केस ऑफ अनलिस्टेड नॉट बीइंग शेयर लिस्टेड, है ना, और इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग, है ना, बोथ, इसके लिए कितना मंथ का पीरियड दिया हुआ है, 24 मंथ का। ये बोलने का जरूरत नहीं, याद हो चुका होगा, है ना, फिर से बोलते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कितना टाइप का, 3 टाइप का, एक होता है 36 महीना वाला जो अदर एसेट्स के लिए होता है, एक होता है 24 महीना वाला जो कि इमूवेबल और अनलिस्टेड के लिए होता है, और एक होता है 12 महीने वाला जो कि लिस्टेड के लिए होता है, किसके लिए होता है, लिस्टेड वाला इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड का शेयर्स। तो तुम लोग को लिखोगे क्या, इतना पूरा बड़ा बड़ा लिखोगे, चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो, अच्छा रहेगा, मतलब नॉलेज पर्पस के लिए है, क्योंकि देखो इसके अंदर में जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला है, यूनिट ऑफ यूटीआई भी बोला है, गवर्नमेंट का कोई भी डिवेंचर हो, शेयर्स है, लिख लेना, अच्छा रहेगा। एक ही बार तो लिखना है, शॉर्ट टर्म तो लिखना है, लॉन्ग टर्म नहीं लिखना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स वो एसेट्स है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स नहीं है, जैसे हम बोले थे वैसे ही लिखा हुआ है, देखो, आर नॉट अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। इन अदर वर्ड लिखना होगा तो लिख लेना, और ये ड्राइंग बनाना होगा तो बना लेना, चलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए भी कर लेना और लॉन्ग टर्म के लिए भी कर लेना, चलेगा। ट्रांसफर का डिफिनेशन यहाँ पे सेक्शन 2 सब सेक्शन 47, ये पहले लिखोगे, हाँ, ये पहले लिख लेना। ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, रिलिंग्विशमेंट, सारी डिफिनेशन मैंने ब्लैक से जो बोल्ड किया हुआ है नाम लिखोगे, है ना, अंदर का कंटेंट लिखने का जरूरत नहीं है। कन्वर्सन ये पूरा ही कंटेंट है, ये पूरा ही पॉइंट है, ठीक है ना। एनी ट्रांजेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी ट्रांजेक्शन विच अफेक्ट द ट्रांसफरिंग, एनेबलिंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। तो ये क्या कर लोगे, एक बार पहले ट्रांसफर लिख लोगे, फिर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स लिखना। फिर से बोलते हैं कैसे लिखना है, ये तो इसमें से कुछ कुछ लिख लिए तुम लोग, है ना। कैपिटल एसेट्स को डिफाइन करो, ये लिखोगे, ये रेड वाला लिखोगे, जो अंडरलाइन किया है उसको लिखना होगा, फिर एक्सेप्ट में स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट लिखना एकदम कंपलसरी है। ज्वेलरी को कैसे बताया है, जो रेड लाइन किया है वही लिखना होगा, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस वाला थोड़ा बहुत लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि फ्यूचर में याद रहेगा, है ना। इसमें खाली हेडिंग लिखना है ब्लैक वाला, सब में बाकी सब में हेडिंग लिखना है, और ये सब नाम लिख लोगे जो जो रेड से अंडरलाइन किए हैं, इसको पीडीएफ में हम भेज दे रहे हैं तुमको, देखो एक बार। कैलकुलेशन दो टाइप का होता है, एक होगा कैलकुलेशन शॉर्ट टर्म के लिए और एक होगा कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर कंप्यूटेशन देखें ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सबसे पहले लिखना पड़ेगा सेल कंसिडरेशन, मतलब कितना में सामान हम लोगों ने क्या किया है, बेचा है,
इससे लेस करेंगे अगर कोई ब्रोकरेज या कमीशन किसी को पेड करना पड़ रहा है, वो करने के बाद जो आएगा आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। क्या आएगा? नेट सेल कंसिडरेशन। इसमें से दो चीज माइनस होगा और चला ली। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितना में एसेट्स खरीदे थे, और एक होता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब एसेट्स में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करा है। लेट सपोज कि हम एक ज्वेलरी खरीदे हैं 5 लाख का। कितना का? 5 लाख का। उसको कुछ दिनों बाद 9 लाख में बेच दिए। कितना में बेचे? 9 लाख में, है ना। जिसमें से 1% कमीशन दिए या 10,000 का कमीशन दिए, तो मेरे पास बचा कितना? 8,90,000। कितना बचा? उस ज्वेलरी को हम खरीदे थे आज से दो मैंने 1 साल पहले। कितना में खरीदे थे? 5 लाख में। और फिर मेरा मन किया था उसमें एक तो डायमंड अटैच करा दिए थे बाद में, लेटर ऑन। उसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। क्या बोलते हैं? इम्प्रूवमेंट। मानो 1 लाख का डायमंड अटैच करा दिए थे, तो ले दे के मेरा खर्चा कितना पड़ गया था? 6 लाख। जबकि रिसीव हुआ है 8,90,000, तो मेरा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 2,90,000। एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या बोला जाएगा इसको? चल गए यहाँ तक। ये क्या था? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट, है ना। इसको फटाक से ना कॉपी करो। अगर यही शॉर्ट टर्म कैपिटल की जगह पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहता, है ना, तो ये वैसे ही रहेगा। सेल कंसिडरेशन लेस ब्रोकरेज, तो नेट सेल कंसिडरेशन आएगा। यहाँ पे लेस में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसका मतलब भैया तुम समझो कि लॉन्ग टर्म मतलब पीरियड, टाइम पीरियड जो है लंबा है। जैसे अभी बहुत सारा बच्चा पोस्ट देखे थे कि 2014 में 2014 में, है ना, गैस सिलेंडर का दाम 450 रुपया था, और आज की डेट में यही गैस सिलेंडर का दाम जो है 1050 है। कितना है? 1050। तो महंगाई कहाँ से कहाँ चला गया है? अरे भाई मेरे, 2014 में तुम 2 साल के थे, 2025 में, है ना, 2025 में तुम 13 साल के हो गए, तो तुम कहाँ बड़ा हो रहा है? तो तुम भी तो 10 गुना से क्या हो गया है? बढ़ गया है। नहीं समझ में आया? इन्फ्लेशन की वजह से। किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से। तो वैसे ही सोचो कि अगर कोई हम जमीन खरीदे हैं 2001 में, 2000, और हम आज बेच रहे हैं 2025 में, तो उस टाइम में 1 लाख रुपया में खरीदे थे, और आज हम बेच रहे हैं उसको 25 लाख रुपए में। क्या मेरे को 24 लाख का प्रॉफिट हो गया? नहीं। ये पैसा अगर हम बैंक में डिपॉजिट कर रखते तो भी तो मेरा पैसा धीरे धीरे क्या हो जाता? बड़ा हो जाता, है ना। तभी तो ये पैसा बढ़ के जो कहीं ना कहीं 6 लाख तो हो ही जाता। तो हम क्या करेंगे? जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? इन्फ्लेशन। उस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स के जरिए। किसके जरिए? अब ये इंडेक्स कहां से मिलेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर एक साल इंडेक्सेशन इशू करती है। क्या इशू करती है? इंडेक्सेशन इशू करती है। इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोली है कि अब फ्यूचर में, आज के बाद मैंने 2024 के बाद अगर कोई एसेट परचेस कर रहे हो तो उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा इन फ्यूचर। लेकिन अभी तक पहले का जितना भी एसेट्स खरीदा गया है उस पर मेरे को इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। लेट सपोज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि जो चीज 2001 में 1/4/2001 को 100 रुपया का था, उसके हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, वो चीज 1/4/2024 में, है ना, 365 रुपीज का है। लमसम बोले, एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल रहे। तो कहीं ना कहीं महंगाई 3 गुना से क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो कोई भी सामान अगर हम खरीदे हैं 2001 में, तो उसका महंगाई बढ़ के 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो हम 1 लाख की जगह पे 3 लाख लिखेंगे। कितना लिखेंगे? इंडेक्सेशन बेनिफिट देने के बाद। मतलब भैया जैसे 1 लाख में खरीदे थे, कब खरीदे थे? 2000 में, जो कि 100 के बराबर था। आज के डेट में इसका वैल्यू हो गया 365। कितना वैल्यू हो गया है? 365। तो 3,65,000 हो जाएगा। मैंने कॉस्ट खरीदे हम 1 ही लाख में, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से इसका दाम आज की डेट में कितना है? 3,60,000। अब हम कंपेयर करेंगे कि हम बेचे अगर 5 लाख में, तो हमको कितना का प्रॉफिट हुआ है। समझ में आया क्या बोले?
तो उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्सेशन बेनिफिट। कौन सा बेनिफिट, बस ऐसे ऐसे कैटेगरी खेल लो। इंडेक्स तुमको दिया रहेगा, हम बाद में चार्ट दे देंगे, ये फॉर्मेट लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।